आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूं और ये हल्ला बोल का फेसबुक लाइव है। चौधरी जुल्फ़कार अली फॉर्मर मिनिस्टर हमारे मेहमान हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत किस तरफ जा रही है और जम्मू कश्मीर में सियासत के जो नए पन्ने तहरीर हो रहे हैं उसमें जुल्फ़कार चौधरी और इनकी पार्टी कहाँ खड़ी है। और जम्मू और कश्मीर में आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे तो अपनी पार्टी जिसके वाइस प्रेसिडेंट हैं जुल्फ़कार चौधरी साहब, इनका क्या रोल होगा, कितनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। क्योंकि चेहरे पुराने हैं लेकिन पार्टी नई है। नई पार्टी को अपने कदम जमाने में कुछ वक्त तो लगता है और अपनी पार्टी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं कि ये कायम की गई है। जुल्फ़कार साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, जम्मू और कश्मीर की सियासत इस वक्त जिस डगर पर है उससे आसानी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ चीज़ें इर्रेलीवेंट हो रही हैं, कुछ चेहरे इर्रेलीवेंट हो रहे हैं, इवन कुछ पार्टियां भी इर्रेलीवेंट हो रही हैं। आपकी पार्टी को अभी 2 साल नहीं हुए हैं। आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि क्या अपनी पार्टी इंतखाबात में इस काबिल होगी कि वो सरकार बनाए या सरकार बनाने में किसी की मदद करे? पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों के सामने रखने के लिए। अपनी पार्टी का क्या रोल होगा सरकार बनाने में, ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है कि हम सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे या किसी के साथ किसी को सपोर्ट करेंगे सरकार बनाने में। लेकिन अभी अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का जो टोटल ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट है। कुछ भी चीज़ें जो हैं अभी वज़ा नहीं हो पा रही हैं। अभी भी 2 महीने की डिलिमिटेशन कमीशन को जो है वो एक्सटेंशन मिली है और 2 महीने के डिलिमिटेशन कमीशन इस एक्सटेंशन में अपनी रिपोर्ट्स को पूरा कर पाएगा या नहीं पूरा कर पाएगा, ये भी अभी देखने वाली बात है। और क्या सिनेरियो बनेगा और क्या सिनेरियो किस तरह से यहाँ पे चीज़ें शेप अप करती हैं, ये वक्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन मुझे तो अभी सारा कुछ अभी अंधेरे में लगता है, नज़र आता है। अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ राय कायम करना या कुछ कहना ये कबल वक्त होगा। और मैं कहता हूँ लेट अस वेट फॉर द टाइम एंड बेसिक थिंग इज़ दैट द इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक रूल है, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं और जो आम लोग हैं वो सफ़र करते हैं और लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, लोगों की कोई बात नहीं सुनता है, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अभी वेट एंड वॉच करना होगा और इस चीज़ की तवक्को रखनी होगी कि जल्द से जल्द सिलेक्शन हो इस रियासत में। जुल्फ़कार साहब, वो जमात जो आपके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ी, वो जमात जो कम से कम हिंदुस्तान में तो है लेकिन जम्मू और कश्मीर में अपने कदम जमाने में कभी कामयाब नहीं हुई। कहा यह जाता है कि उनके कदम यहाँ पे मजबूती से जमे क्योंकि उस जमात ने उनकी मदद की जिस जमात में जुल्फ़कार चौधरी साहब पहले थे, यानी पीडीपी। आप क्या समझते हैं कि अगर पीडीपी और बीजेपी न मिले होते सरकार बनाने के लिए तो आज जहाँ पे बीजेपी है वो तो ये कह रहे हैं कि 50 सीटें लेंगे, इंडिपेंडेंट हम सरकार बनाएंगे, किसी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो क्या इस मजबूती अता करने में बीजेपी को आपकी जो पुरानी पार्टी है उसका रोल है? सर देखिए, मैं आपको अपनी ज़ाती राय से इस बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं अपनी पार्टी के लीडर की हैसियत से इस बात पे शायद कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी ज़ाती जो राय है उस पर 2014 की अगर आप इलेक्शन को देखें तो वो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। टोटली कम्युनल लाइंस पे 2 रियासत में 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ जम्मू का जो मैंडेट था वो टोटल बीजेपी के हक में था और कश्मीर का जो टोटल मैंडेट था, मेजॉरिटी मैंडेट की थी, वो पीडीपी के हक में था। तो वो एक गिवन सर्कमस्टांसिस थे और उन गिवन सर्कमस्टांसिस में अगर आप एक ही मज़हब की पार्टी की सरकार यहाँ पे बनाते, एक मज़हब से मानने वाले जो कम्युनल लाइंस पे सरकार बनाते, तो शायद असरात इससे ज़्यादा बुरे होते। हालांकि ये बहुत बुरा हुआ है लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरे असरात 2014 में ही होते और 14 के बाद ये जम्मू इस चीज़ को एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाता और ये एक जम्मू की फीलिंग होती
कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जम्मू के मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद एक बहुत बड़े विजनरी लीडर थे और उनका जो फैसला उस वक़्त था, ये चीज़ें जो हैं ये 2019 के बाद ही शेप अप हुई, 18 के बाद ही जब सरकार टूटी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो शायद 2014 में ही गवर्नर रूल लग गया होता और उसके वक्त बाद यहाँ सरकार कोई बन नहीं पाती। और ये चीज़ें जो है ये उनके एजेंडा पे ऑलरेडी थी, ये उनको करनी थी। मुझे लगता है कि जो 3 साल डिले हुआ वो पीडीपी के इस अलायंस में शामिल होने की वजह से हुआ। एंड मैं इस आर्गूमेंट के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा कि ये आर्गूमेंट सही है कि पीडीपी ने लाया बीजेपी को उसकी वजह से ये है, ये टोटली गलत है। एंड दिस वाज द रिस्पेक्ट गिवन टू द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। लेकिन सर ये कहा यह जाता है कि मुफ्ती साहब का बहुत दानिशमंदाना ये फैसला था। एक तरफ मैंडेट पीडीपी को और एक तरफ मैंडेट बीजेपी को मिलकर सरकार बनाई। अब रास्ते बिल्कुल जुदा हैं, तो क्या हम ये समझें कि सियासत में जो ये कहा जाता है ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, मतलब कल अगर आपको अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़े तो आप तैयार हैं सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मुफ्ती साहब की उस वक़्त की थी, वो शायद मिसकैलकुलेशन थी। उनका एक जो विजन था मुफ्ती साहब का, उनका एक नज़रिया जो था, उनका एक सोच जो था, जो उनका काम करने का था, वो शायद आज की लीडरशिप को वाजपेयी को ढूंढ रहे थे। उनको लगता था कि वाजपेयी जब आए तो वो बस में बैठ के लाहौर चले गए। वाजपेयी जी के दौरे हुकूमत में एक बहुत कंडूसिव एटमॉस्फेयर रहा। इस एटमॉस्फेयर में माहौल को रिजॉल्व करने का, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का, और उनकी एक जो ओवरऑल वाजपेयी जी का एक विजन था, शायद उनको वो देखने में हुआ। लेकिन अब तो हम इतने जल चुके हैं कि अब तो हमें फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत होगी। मुझे नहीं लगता है कि हमारा और बीजेपी का कोई मेल कहीं भी जाके फ्यूचर में हो सकता। जुल्फ़िकार साहब, जैसे आपने पहले फरमाया पीडीपी कश्मीर, बीजेपी जम्मू, आने वाले दिनों में अगर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर और बीजेपी जम्मू में रहती है, आप अपनी पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर? क्या जम्मू में और कश्मीर में, जम्मू में आप बीजेपी के साथ और कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला करने की पोजीशन में हैं सर? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ओवरनाइट ग्रो नहीं करती, और इतनी जितनी ताकत अपनी पार्टी को 2020 में मिली, तकरीबन 36 के करीब फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए, जिन लोगों की पहचान है, जो कद्दावर शख्सियत हैं, वो इस पार्टी में आए हैं। इतना तो मुझे लगता है कि इतना कैडर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना कैडर नहीं है। बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी एक कॉम्युनल एजेंडा पे इलेक्शन लड़ती है, उनका सेट ऑफ माइंड ही वही है, उनको उस कॉम्युनल एजेंडा पे लड़ना है। उनको ना किसी कैडर की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ तक रही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मुझे लगता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में आज अपनी पार्टी के पास एनसी के बाद सबसे बड़ा, अगर किसी के पास पॉलिटिकल कैडर है तो आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देख लीजिए, अपनी पार्टी के पास सबसे बड़ा कैडर है। तो दोनों खित्ते सर, कश्मीर और जम्मू में आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो आप क्या देखते हैं सर? क्या अपनी पार्टी इस पोजीशन में होगी? क्योंकि पार्टी नई है, चेहरे वही पुराने हैं। जुल्फ़िकार साहब अपनी पार्टी में हैं तो नया चेहरा नहीं है, लोगों के लिए भी नया नहीं है। तो लोग आपको कबूल करेंगे कि जो ये कहते थे कि जुल्फ़िकार साहब पीडीपी में हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं, आज आप अपनी पार्टी में हैं, तो कैडर तो पार्टी के साथ जुड़ता है या शख्सियत के साथ? मैं समझने के लिए जानना चाह रहा हूँ सर कि आप जब पीडीपी छोड़ के अपनी पार्टी में आए तो क्या पीडीपी के वो लोग जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो आपके साथ आएंगे, या लोग सिर्फ शख्सियत के साथ जुड़ते हैं, पार्टी के साथ नहीं जुड़ते सर? देखिए, जहाँ ओवरऑल अगर आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि सारे मुल्क में इंडिविजुअल्स के पे ही बेस्ड हो गई हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ। लोग इंडिविजुअल्स के साथ जुड़ते हैं और इंडिविजुअल्स पार्टी को शेप देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि लोग जो हैं, जहाँ भी जिन सेगमेंट्स में हैं, उनमें इंडिविजुअल्स को जो है वो प्रेफरेंस मिलती है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ को प्रेफरेंस मिलती है और लोग उनको प्रेफरेंस देते हैं। और मेरा यही मानना है कि
पार्टी की आइडियोलॉजी अपनी जगह, लेकिन लोग फेस ज़रूर देखते हैं, फेस मैटर करता है, और मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही है। सर, पार्टी की आइडियोलॉजी की जो बात आपने की, जो पुरानी जमातें हैं उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी थोड़ी हम समझते हैं कि वो कुछ सेल्फ रूल की बात करता है, कुछ और बातें हैं। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, क्या रोड मैप है जम्मू और कश्मीर के लिए अपनी पार्टी का? सर देखिए, हम 2-3 चीज़ें लेके जब पार्टी बनाई थी, उस वक्त मैंने पहले भी आपके साथ भी और बाकी चैनल्स के साथ भी बहुत बार ये जिक्र कर चुका हूँ कि उस वक्त कोई भी आदमी जो फोर फ्रंट पे आके बात करने को तैयार नहीं था, और जम्मू कश्मीर में लोग जो थे वो एक मुसीबत में, मुश्किल में खड़े थे, और सब एक सहमे हुए, डरे हुए थे, चाहे वो मीडिया था, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट, कोई बात करने को तैयार नहीं था। उस सरकमस्टांसेस में अपनी पार्टी वजूद में आई। एक लीडर्स, एक ग्रुप ऑफ लीडर्स निकले और उन्होंने एक फोरम बनाया कि हम लेट अस गो एंड टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि लोगों के खदशात हैं, चाहे वो डेमोग्राफी को लेके हों, स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को हो, ज़मीनों के मसाइल हों, लोगों के जॉब के मसले हों, ये सारे मैटर्स जो थे ये लोगों के सामने हैं, लोगों की नज़र में थे। और हमने जाके ये बातें सारी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ की, बहुत सारी चीज़ों पे हमें एश्योरेंस दिया, और उसके बाद हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस को बिगिन किया यहाँ। इस एश्योरेंस में ये तो नहीं था कि आपकी पार्टी को हम मजबूत करते हैं जम्मू कश्मीर में और अल्ताफ बुखारी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं? वो कौन होते हैं किसी को चीफ मिनिस्टर बनाने वाले और किसी को सरकार बनाने वाले? अल्टीमेटली सरकार बनाना या चीफ मिनिस्टर बनाना तो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, और जम्मू कश्मीर के जब भी इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर के लोग जिसको चुनेंगे उसकी सरकार बनेगी। ये भी एक गलतफहमी जो है कि दिल्ली किसी को बनाएगी, और ये बात तो बहुत पहले से सेटल हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगे। और जब भी बात उनसे हुई है, उनने हमें यही एश्योर किया है कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि माजी में जो गड़बड़ होती रही इलेक्शंस में उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। शायद अगर 87 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए होते तो ये सिचुएशन अमर्ज जो आज हुई है, ये अमर्ज 20-30 साल के बाद नहीं होती। सो वी वांट empowerment of the people of the Jammu and Kashmir state. We don't want any nomination from the government of India. नॉमिनेशनें करवानी होती तो शायद वो एक वक्त था, उस वक्त नॉमिनेशनें भी हो सकती थी, लेकिन हमने इस नॉमिनेशन प्रोसीजर को रिजेक्ट करके हमारा यही कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को यही हक अधिकार होना चाहिए जो एक यूपी वाले को है, जो बिहार वाले को है, जो पंजाब वाले को है, जो बंगाल वाले को है, जो तमिलनाडु को। अल्टीमेटली वी आर पार्ट ऑफ द फेडरल ऑफ इंडिया। इस फेडरेशन का हम हिस्सा हैं, इस यूनियन का हम हिस्सा हैं, तो वही अधिकार हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए। आज यूपी के लोग अपनी सरकार अपनी मर्जी से बनाएंगे, पंजाब के लोग अपनी मर्जी से सरकार बनाएंगे। तो हमारा जो एक बेसिक था वही कि एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों को खदशात था डिस एम्पावरमेंट का। हमने पार्टी बनाई थी जम्मू कश्मीर के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए, ना कि जम्मू कश्मीर की डिस एम्पावरमेंट के लिए। सर, जैसे आपने फरमाया 30 से 35 एक्स लेजिस्लेटर, मंत्री एक नई जमात बनाते हैं। जम्मू और कश्मीर की तारीख ने शायद ही ये कभी देखा हो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी का जब वजूद अमल में आता है तो पहली पार्टी के इतने बड़े लोग जिन्होंने कई साल तक पावर एंजॉय की, सत्ता एंजॉय की, फिर वो दूसरी पार्टी बनाते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी और अल्ताफ बुखारी साहब की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस पार्टी को थी, जिसका पोर्टफोलियो आपने एंजॉय किया था, जब आपकी ज़रूरत उनको आई तो आपने दामन छोड़ दिया सर उनका? नहीं, दामन छोड़ने की बात नहीं है। ये बहुत कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद सब चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल पाई वहाँ पे, और जिनकी वजह से शायद ये नतीजा मैं अपना तो यही बताऊंगा, क्योंकि हमारे लोगों के वहाँ पे बहुत परेशानियाँ थी, लीडरशिप बंद थी, हमें भी 6-6 महीने तक बंद रखा गया, और लोग बहुत बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहे थे। मैं अल्ताफ बुखारी साहब के बारे में 6 महीने की बंद में आप टूट गए सर? नहीं, 6 महीने के बंद में टूटने की बात नहीं है। लोग बहुत बेसहारा हो चुके थे, लोग एक उम्मीद छोड़ बैठे थे, लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। एक मनमानी और जो एक डिफेक्टो किस्म के लोग, जिनको आप किसी नाम से भी पुकारें, डिफेक्टो लोग बना के रख दिए गए थे, फील्ड में डाल दिए गए थे कि
आप जाओ और आप जाके लोगों को रूल करो और जो हालात हैं उसको मतलब अपनी मनमानी से गुंडागर्दी का दौरा चलना स्टार्ट हो गया था। हमने कम से कम उस पर एक लगाम लगाई है। और बाकी देखिए, पार्टियों में कोई ऐसे होता नहीं है कि कोई परमानेंट यहाँ पे एक ही जगह बैठना होता है। ठीक है, एक सर्कमस्टांसेस और हालात के मुताबिक हमने पीडीपी के साथ भी जब तक काम किया ईमानदारी और नेक नीति से किया, और जब आए हमने कभी आज तक ये नहीं कहा कि पीडीपी की लीडरशिप ने कोई गलत काम किया है, ना हम कभी पीडीपी की लीडरशिप के खिलाफ कभी बात करते हैं। हाँ, आई ऑलवेज अप्रिशिएट मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कि जो कंट्रीब्यूशन हमारे रीजन के लिए है उसको कभी नहीं बुलाया जा सकता, चाहे वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो या मुगल रोड हो। महबूबा जी ने भी अपने दौर में अच्छा काम किया है। बाकी ये रही हालात सर्कमस्टांसेस हैं, और उन सर्कमस्टांसेस में शायद हमें यही लगा कि हम इस प्लेटफार्म पे खड़े होकर लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, और हम उस प्लेटफार्म पे खड़े हुए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने खित्ता पीर पंजाल के लिए बहुत किया, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और मुगल रोड। उससे पहले और उसके बाद खित्ता पीर पंजाल को तकरीबन इग्नोर ही किया गया है। तो खित्ता पीर पंजाल के हिस्से में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आई हैं। खित्ता पीर पंजाल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जुल्फ़िकार चौधरी साहब उसी खित्ते से आते हैं। पीडीपी में एक ताकतवर मिनिस्टर के तौर पर पहचाने गए, इस वक्त अपनी पार्टी में हैं। इलेक्शन चंद महीनों के बाद होने हैं, देखते हैं कि अपनी पार्टी का क्या रोल उस इलेक्शन में रहता है, खुद सरकार बनाने में या किसी और की सरकार बनाने की मदद करने में। बहुत शुक्रिया सर।